नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करेंगे खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर भव्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, बता रहे हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। रामलला की पहली वर्षगांठ है मंदिर को यहाँ पर लेकर के भक्तों का तांता भी लगा है और इसी के तहत जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ है और भगवान रामलला के मंदिर को पूरी तरीके से फूलों से सजा दिया गया है। यहाँ पे जिस तरीके से हनुमान गढ़ी है, कनक भवन है, लता चौक है, सभी को जो है फूलों से सजाया गया है और भगवान राम की भव्यता देखने को मिल रही है। बिल्कुल अयोध्या जो है राम नगरी हुई थी नजर भी आ रही है और आज त्रेता युग को याद दिला रही है। और हनुमानगढ़ी की बात करें तो हनुमानगढ़ी में जो है लोग दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं और काफी संख्या में भीड़ है। वजह है कि आज भगवान रामलला के मंदिर की प्रथम वर्षगांठ है, उसी को लेकर के लोग भगवान रामलला का दर्शन करने पहुंच रहे हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है भक्तों का जो आने वाले भक्त हैं उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। नगर निगम के द्वारा तमाम जगह जो है रैन बसेरे की व्यवस्थाएं की गई है, ठंड को देखते हुए अलाव की भी व्यवस्थाएं की गई। तो इस तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। और राम मंदिर जो है के पास जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पहुंच करके जो है रामलला का आरती भी वहाँ पे किया है, दर्शन किया है। तो इस तरीके से जो है आज भगवान रामलला के मंदिर के प्रथम वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है और लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस। तो वही खबर लखनऊ से है, जहां सुप्रीमो और कानपुर की सपा विधायक को अपशब्द बोलने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब क्या कुछ है, पूरी अपडेट बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सपा विधायक नसीम सोलंकी से अभद्रता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपशब्द कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कथित बीजेपी नेता धीरज चड्ढा के पोस्टर पर जूतों की बारिश किया और उसके पोस्टर को जलाकर विरोध जताया। वहीं विधायक नसीम सोलंकी ने कमिश्नर कानपुर से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दरअसल कानपुर की सपा विधायक नसीम सोलंकी से बीजेपी नेता धीरज चड्ढा ने फोन पर अभद्रता किया था, यहाँ तक कि उन्हें जूतों से मारने की बात तक कह डाली थी। इसके पहले भी धीरज चड्ढा ने नसीम सोलंकी से अभद्रता किया था। जब पानी सिर से ऊपर उठा तो सपा विधायक नसीम सोलंकी और सपा कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, धीरज चड्ढा ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी अपशब्द कहे थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल इस मामले में कमिश्नर कानपुर अखिल कुमार ने सपा विधायक की सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया और कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी हरकत नहीं होने पाएगी। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी के नेता धीरज चड्ढा ने महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाई और साथ ही साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अपशब्द कहे, इससे कहीं न कहीं अब भी माहौल गरमाया हुआ है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइस, लखनऊ। वहीं महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसको लेकर वाराणसी जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, बता रहे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर के काशी ने भी महा तैयारी कर ली है। शासन के आदेश पे वाराणसी नगर निगम जिला प्रशासन ने या तमाम श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। लगभग दर्जनों शेल्टर होम बनाए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि जिसमें
हजारों की संख्या में दर्शनार्थी वापस महाकुंभ से लौट करके काशी लौटे और काशी में लौटने पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, गंगा में स्नान करें और जो है ठहराव का समुचित प्रबंध हो, इसके लिए दर्जनों की संख्या में रहन बसेरे बनाए गए हैं, अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं, तमाम रहने की बढ़िया अच्छी से अच्छी व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। अगर बात करें गंगा स्थल के स्नान ध्यान की, तो गंगा स्थल पर स्नान के लिए तमाम जो है अच्छी से अच्छी व्यवस्था की गई है। तमाम जो है जेटी पे जो है स्नानार्थियों को कपड़े बदलने के लिए तमाम जो है स्थल बनाए गए हैं, जहां पे चेंजिंग रूम बना करके महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, चेंजिंग रूम बनाए जा सके। साथ ही सुरक्षा की अगर बात करें तो एनडीआरएफ की टीम जो है गंगा तमाम तैनात है, मुस्तैद है। आरपीएफ, सीआरपीएफ और तमाम जो है सिविल फोर्स जो है जिले में तैनात की गई है, पीएससी के जवान भी तैनात किए गए हैं। आग से निपटने के लिए अग्निशमक आधुनिक यंत्रों को लगाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमों को 24 घंटे लगाया गया है। तो वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन सहित तमाम ऐसे पॉइंट है जहां पे हजारों की संख्या में यात्रियों की ठहराव हो, उसके लिए उचित व्यवस्था की गई है। लगातार आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मामले को लेकर के, किसी तरह की असुविधा आने वाले यात्रियों को न हो सके। यात्रियों का आवागमन आगामी 13 तारीख को पहला स्नान होगा, जिसको लेकर के यात्रियों का आवागमन काफ़ी काशी में बढ़ता हुआ भीड़ दिखाई देगा। लाखों की संख्या में वाराणसी में श्रद्धालु पहुंचेंगे और यहाँ स्नान ध्यान करके वाराणसी में फिर अपने गंतव्य स्थान को रवाना होंगे। इसको लेकर के वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन भी पूरी तरह मुस्तैद कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह महसूस गंगा स्थल पर मौजूद रहेगी। सिविल पुलिस तमाम जो है चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। तमाम व्यवस्थाओं को करके चाक चौबंद किया गया है, सुरक्षा के मानकों को रखा गया है ताकि किसी तरह की असुविधा जो है यात्रियों को न हो सके। जिला प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है। तमाम शेल्टर होमों पे अलाव की व्यवस्था की गई है। ठंड से बचाव के लिए तमाम रजाई गद्दों का व्यवस्था किया गया है। बड़ा महाकुंभ के महापर्व पे जो है काशी में लाखों की भीड़ दिखाई देगी, जिसको लेकर शासन पूरी तरह तैयार है और जिला प्रशासन इस मुस्तैद होकर के तमाम दर्शनार्थियों के स्वागत के लिए काशी में खड़ी दिखाई दे रही है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। खबर मिर्जापुर से है, जहां कमिश्नर बालकृष्ण त्रिपाठी ने आज से थाने का चार्ज लेने के बाद ऑफिस का निरीक्षण भी किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। के मंडलायुक्त यानी कमिश्नर साहब जो 2 सालों से कार्यकाल उनका रहा, मुथु कुमार स्वामी, वो बता दें कि 2 दिन पहले जी कि मिर्जापुर से छोड़कर जो है कि सचिवालय लखनऊ के स्थानांतरित किए गए। बता दें कि उनका कार्यभार यही कल तक रहा है। बता दें कि जो है चित्रकूट से चलकर जो है कि बालकृष्ण त्रिपाठी मिर्जापुर कमिश्नर के पद पर आकर यहाँ का कार्यभार संभाला है। बता दें कि आज सुबह जो है कि जो मुथु कुमार स्वामी कमिश्नर और जो नए कमिश्नर मंडलायुक्त आए, दोनों ने एक दूसरे को हाथ मिलाकर शुभकामना दी और आज से पूरा औचक निरीक्षण करके पूरे कमिश्नर ऑफिस का लोगों से वार्ता करके आज से कार्यभार अपना ग्रहण किया। आज से पूरी जो है कि जिम्मेदारी मिर्जापुर की जो है कमिश्नर जो है कि जो बालकृष्ण त्रिपाठी है इनके ऊपर रह जाए। इन्होंने बताया प्रेस वार्ता के दौरान यहाँ पर जो कि जिम्मेदारी से हम पूरे कार्य को निर्वहन करते हैं, जिसको भी जो भी आवश्यकता हो हमारे सीधे ऑफिस आकर हमसे वार्तालाप कर सकता है। मिर्जापुर से कमलेश कुमार। खबर लखनऊ से है, जहां चटोरी गली में पत्रकार और उसके परिवार से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। क्या कुछ है पूरा मामला, पूरी खबर क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ में पत्रकार और उसके परिवार के साथ अभद्रता मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रौब गालिब करने वाले बीजेपी नेता का गनर अब वापस ले लिया गया है। पत्रकारों ने इसके लिए प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात भी किया था। दरअसल बीते दिनों राजधानी लखनऊ के पत्रकार रवि श्रीवास्तव और उनका परिवार गौतमपल्ली थाना स्थित चटोरी गली में गया था, जहां पर एक दुकानदार से विवाद हो गया। विवाद के बाद पत्रकार और दुकानदार को गौतमपल्ली थाने लाया गया था, लेकिन दुकानदार को छुड़ाने के लिए कथित बीजेपी नेता मनोज सिंह अपने लाव लश्कर के साथ थाने पहुंच गए, जहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों को अड़दब में लेते हुए पत्रकार को अपमानित करना शुरू करवा दिया था। इसी बीच किसी पत्रकार ने पूरे मामले को डीजीपी से बता दिया, जिस पर एसीपी पहुंचे और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हुई और साथ ही साथ
अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई गई। फिलहाल इस मामले में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की कार्रवाई से कहीं न कहीं पत्रकारों में खुशी भी और न्याय का भरोसा भी जागा है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर गोंडा से है, जहां महाकुंभ जाने की तैयारी को लेकर बनाए गए अस्थायी बस अड्डा का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी तुफैल खान। को लेकर जहां प्रयागराज में तैयारियां की जा रही है, वहीं आज गोंडा जिले में एक ऐसी तैयारी जिलाधिकारी महोदया के द्वारा किया गया है, जो कि एक अस्थायी बस अड्डा जो कि शहर से बाहर बनाया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ तैयारियां की गई हैं। खासकर यहाँ देखा जाए तो साफ सफाई की व्यवस्था सबसे पहले की जा रही है और मिट्टी की पटान वगैरह भी की जा रही है जहां जहां गड्ढे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मोबाइल शौचालय, जो कि यहाँ जो यात्री आएंगे उनके मोबाइल शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में मेरे पीछे सीधे देख सकते हैं कि ये मोबाइल शौचालय है। इसके साथ आप यहाँ देखेंगे तो पेयजल की व्यवस्था, जो यात्री आएंगे उनके पेयजल की व्यवस्था भी जिलाधिकारी महोदया के द्वारा की गई है। इसके साथ साथ आप यहाँ जो प्रतीक्षालय है, जो कि यात्री आएंगे उनके प्रतीक्षा करने के लिए जो बैठने के लिए जो जगह होनी चाहिए, साफ तौर से देख सकते हैं कि ये प्रतीक्षालय है। इसके साथ साथ आप दिखाएंगे कि शहर से कुछ ही दूरी यानी कि बाहर एक मैदान है जिस पर ये अस्थायी बस अड्डा बनाया गया है। यहाँ से लगभग 109 बसें हैं जो चलाई जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ से प्राइवेट, जो कि यहाँ लोकल एक मेला होता है जिसका पस्का मेला के नाम से मशहूर है, वो भी एक मशहूर मेले में माना जाता है, उसके लिए भी यहाँ से बसों को संचालन होगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये व्यवस्था की गई है, यात्रियों को सुविधा देने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से यहाँ के लोग जो खासकर ट्रैफिक में फंसे रहते थे या बसें फंसी होती थी, उनसे निजात मिलेगा और कहीं ना कहीं ये सराहनीय कार्य है। इंडिया वॉइस के लिए गोंडा से तुफैल खान। वही खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में मौसम ने पूरा करवट ले लिया है। क्या कुछ है, पूरा मामला बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है और उसके साथ साथ कोहरा भी मैदानी क्षेत्रों में छाया रह सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर कहीं ना कहीं अपनी भविष्यवाणी जरूर की जा रही है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब भी मौसम विभाग कोई भविष्यवाणी करता है तो वो सच साबित होते हैं। हालांकि अभी की यदि मैं बात करूँ तो इस समय राजधानी देहरादून के अंदर धूप खिली हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं शाम तक राजधानी देहरादून में भी बारिश की बौछारें। हालांकि सुबह के समय जरूर मौसम खराब हुआ था और आसमान में काले बादल छा रहे थे, लेकिन हल्की बूंदाबांदी होने के बाद फिर से धूप खिली है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन वही जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में 2 से 3 दिन के अंदर उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर बिगड़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जब भी अलर्ट जारी किया जाता है तो व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्त होता है और प्रशासन कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए तमाम लोगों के लिए व्यवस्थाओं का जिम्मा जरूर निभाता हुआ नजर आता है, क्योंकि तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर अलाव जलाने का प्रबंध प्रशासन के द्वारा किया जाता है और अलाव के साथ साथ रैन बसेरों को भी दुरुस्त किया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति को उत्तराखंड के अंदर कोई सर्दी से कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जाती हैं। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। वही खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने पार्टी के लिए चिंता का विषय बने बागी उम्मीदवारों पर अनुशासन का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। किस किस पर हुई है कार्रवाई, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। इस सियासी दलों के लिए सिरदर्द बने बागी प्रत्याशियों पर अब अनुशासन का चाबुक चलना शुरू हो चुका है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने ऐसे बागी प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम यहाँ पर किया है। इस बार पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि जो अनुशासन में नहीं रहेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा। लगातार उसी दिशा में दोनों दल आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने अब तक 94 ऐसे बागी प्रत्याशियों को या ऐसे नेताओं को जो पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी 16 ऐसे नेताओं की सूची सामने आई है जिनके ऊपर अनुशासन का डंडा चल चुका है और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के जो विधायक है, पिथौरागढ़ से जो विधायक है मनोज महर, उनके खिलाफ पार्टी हाईकमान से मांग की गई है कि उनके खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, क्योंकि उनके द्वारा भी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जाने का काम किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव में सियासी दल अब चुनाव प्रचार तो तेज कर ही रहे हैं, साथ ही जो बागी प्रत्याशियों की जो टेंशन थी उसे भी खत्म करने का काम कर रहे हैं, ताकि चुनाव को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके और बड़ी जीत के साथ जीता जा सके। कैमरामैन के साथ अभय पेंपुरा, इंडिया वाइज। खबर बदायूं से है, जहां दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैली हुई है। लेकिन क्यों, क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी विजय कुमार। जनपद के अलापुर थाना क्षेत्र के हयात नगर में हुए दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि घर से बाहर टीन शेड में सो रही दादी और पोती की सर पर भारी चीज से मारकर दोनों की हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हत्या का मामला पुरानी रंजिशन के चलते हत्या करने का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर के मृतक का बेटा एक दूसरे गांव की लड़की को भगा ले गया था, जिसके चलते दोनों परिवार में पुराने समय से रंजिश चल रही थी। वहीं उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों परिवार में 10 साल पहले से रंजिशन चली आ रही थी, जिसको लेकर के मृतक के पति रामनाथ ने तहरीर देकर उस परिवार पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों परिवार में रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर के मृतका के पति ने तहरीर दी है, जिसमें दूसरे परिवार पे आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय कुमार। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां घने कोहरे और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्या कुछ है, मौसम की अपडेट बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। पुलिस योगी आदित्यनाथ के आदेश को भी नहीं मानती। आपको बता दूं कि अब महिला अपराध को लेके योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया था कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है तत्काल मुकदमा दर्ज की जाए। लेकिन एक मामला सिद्धार्थनगर जिले के पटनी जंगल का है, जो कि एक महिला आरोप लगा रही है कि उसके साथ जो है शोषण किया गया, शारीरिक शोषण किया गया, और अब वह महिला न्याय के लिए थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। जबकि वहीं महिला ने आरोप भी लगाया है कि वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल करता है और उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया। लेकिन अब इस मामले को लेकर जब पीड़ित थाने पहुंचती है तो थाने पे उसकी सुनवाई नहीं होती है कई दिनों से। वहीं खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 दिन पहले नहर में गिरी कार से 2 युवक लापता हुए थे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जिसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। क्या कुछ कर रही हैं टीमें, बता रहे हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। बुलंदशहर में 48 घंटे पहले बलीपुर नहर में एक स्विफ्ट कार गिरी थी और 48 घंटे बीत जाने के बाद बताया जा रहा था कि स्विफ्ट कार में 2 युवक सवार हैं और युवक लापता हो गए हैं, जिसके बाद लगातार 48 घंटे से एनडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है, मगर 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं बुलंदशहर में आज बलीपुरा नहर पर सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह जी भी पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, परिवार वालों से मुलाकात करके आश्वासन दिया है, हर संभव मदद का उनको आश्वासन दिया गया है। वहीं जो 2 युवक लापता हैं बलीपुरा नहर में, उनकी तलाश के लिए लगातार एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और रेस्क्यू कर रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। खबर कानपुर से है, जहां मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कड़ाके की ठंड में किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर कैसे सतर्क रहे हैं किसान, बता रहे हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर रखा है और लोगों से उनके घरों में रहने की अपील कर रहा है, जिससे लोग सुरक्षित रहें। तो वहीं कानपुर देहात में अन्ना मवेशी किसानों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं, क्योंकि किसानों की फसलें खेतों में लहला रही हैं, जिनको अन्ना मवेशी चट कर रहे हैं और पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। उनसे बचाने के लिए किसान सारी रात खेतों पर पड़ा रहता है और अपनी फसलों की बचाव की व्यवस्था करता है।
जहां मौसम विभाग बचाव की बात करता है तो वहीं प्रशासनिक अमले की लापरवाही के चलते किसान सर्द रातों में खेतों पर रहता है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशालाओं के माध्यम से अन्ना मवेशियों को गौशालाओं में बंद करने की व्यवस्था लागू किए हैं, जिस पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं देता है और इसी लापरवाही के चलते अन्ना मवेशियों का झुंड खेतों पर पहुंचता है और उनकी हरी भरी फसल खराब कर देता है। अब देखना यह है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जिला प्रशासन पर किस तरह की हरकत में आता है और इन अन्ना मवेशियों को गौशाला तक कब पहुँचाता है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वाइज। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी अमित पाल। अस्पताल के द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जैसे कि आपको बताते चले, डॉक्टरों के द्वारा हनीफ मोहम्मद को गलत तरीके की दवाई देने की वजह से उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जो है गर्भवती महिला को एक्सपायरी हुई दवाई दे दी गई है, जिसकी वजह से हालत गंभीर हुई है। जैसे कि आपको बताते चले कि पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर जो है कि गलत दवाई और एक्सपायरी हुई दवाई दे दी गई, जिसकी वजह से जो है कि महिला की तबीयत खराब होने के बाद में जो है कि अस्पताल में आकर के जानकारी ली गई तो पता चला कि किसी प्रकार की दवाई देने की वजह से जो कि मामला खराब हुआ। और आपको बताते हैं MIC मनीष शर्मा के द्वारा बताया गया है कि जो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और इनका कोई तथ्य नहीं होता है और उनकी जांच कराई जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर कन्नौज से है, जहां रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। क्या कुछ संज्ञान लिया है सीएम ने, बता रहे हमारे सहयोगी राम ऋषि पांडे। रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिर गया, जिसमें 21 से 22 मजदूर उसमें दब गए और 3 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए कानपुर हाईलाइट के लिए उनको भेजा गया। बताया जा रहा है सुबह से इस बिल्डिंग पर लेंटर का काम जारी था। अचानक ये लेंटर वहां गिरा, जिसमें 21 से 22 मजदूर दब गए। हालांकि वहां पर एम्बुलेंस को भी बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस द्वारा कई मजदूरों को जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी देख। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।